राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब अक्सर सुनते रहते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इस बहुत ही पावरफुल शब्द की परतों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। सोचकर देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही सीरियस डिबेट चल रही हो और अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर बात ही खत्म कर दी जाती है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो मानो सारे सवालों पर ताला लगा देता है। और इसके पीछे का मैसेज वो बिल्कुल साफ होता है, यही कि भाई ये मामले बहुत ज्यादा सीक्रेट हैं, बहुत संवेदनशील हैं, आम जनता को इनसे दूर ही रहना चाहिए। पर सवाल तो यही उठता है कि एक लोकतंत्र में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसी जगह जहां जनता ही सब कुछ है, वहां सुरक्षा का असल मतलब क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ सरकार का काम है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सुरक्षा का मतलब है खतरे से आज़ादी। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां किसी भी तरह का कोई खतरा या डर ना हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी लेकिन आता है, और वो ये है कि हर खतरा एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता। दुनिया में मौजूद हर डर को हम राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं मान सकते। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो समाज बस डर के साए में ही जीता रहेगा, है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आम खतरे में और एक सिक्योरिटी थ्रेट में आखिर फर्क क्या है? ये कैसे तय होता है कि कौन सी चीज ज्यादा गंभीर है? इसका जवाब हमारी कोर वैल्यूज यानी कि हमारे मूलभूत मूल्यों में छिपा है। ये वैल्यूज एक फिल्टर की तरह काम करती हैं जो हमें बताती हैं कि कौन सा खतरा सच में मायने रखता है। तो देखिए, पॉइंट ये है, कोई भी खतरा एक सिक्योरिटी थ्रेट तब और सिर्फ तब बनता है जब वो किसी समुदाय या देश की उन बुनियादी वैल्यूज पर हमला करता है जिनके बिना उस देश का वजूद ही खतरे में आ जाए। और ये मूलभूत मूल्य हैं क्या? पारंपरिक तौर पर इसमें शामिल है देश की संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। फिर है स्वतंत्रता। उसके बाद आती है क्षेत्रीय अखंडता, यानी देश की सीमाएं, और सबसे ऊपर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी। तो परिभाषा ये बनती है कि सिक्योरिटी थ्रेट एक ऐसा खतरनाक खतरा है जो इन कोर वैल्यूज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाए, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड रिपेयर। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, तो चलिए अब इसके दो मुख्य प्रकार देखते हैं। पहला है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसका पूरा का पूरा ध्यान मिलिट्री खतरों पर होता है, मतलब एक देश को दूसरे देश की सेना से जो खतरा होता है, ये सुरक्षा का सबसे पुराना क्लासिक आइडिया है। और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये एक नया और ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका लेना देना सीधे सीधे इंसानों के वजूद से जुड़े खतरों से है, और दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ पारंपरिक सुरक्षा का हीरो है स्टेट, यानी देश, उसकी सीमाएं और उसकी संप्रभुता। वहीं दूसरी तरफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का हीरो है इंसान, और इसके खतरे हैं भूखमरी, बीमारियां या फिर किसी आपदा की वजह से लोगों का बेघर होना। अच्छा, अगर ये दोनों तरह के खतरे इतने साफ साफ अलग हैं, तो फिर इस बात पर हमेशा इतनी बहस क्यों होती रहती है कि असली सुरक्षा क्या है? क्यों इस पर सबकी एक राय नहीं बन पाती? इसका जवाब इस बात में है कि सुरक्षा कोई रुकी हुई फिक्स चीज नहीं है। ये एक लगातार बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, और यही बात इसे परिभाषित करना इतना मुश्किल बना देती है। असल में ये पूरी बहस की जड़ ये है कि अलग अलग लोगों और ग्रुप्स के लिए मूलभूत मूल्य का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। सबकी प्राथमिकताएं, सबकी प्रायोरिटीज एक जैसी नहीं होती। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, स्टेट यानी सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? राज्य की सुरक्षा, मतलब संप्रभुता और सीमाएं। लेकिन एक आम नागरिक के लिए प्राथमिकता क्या हो सकती है? उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी, भूख से आज़ादी। दोनों की प्रायोरिटीज कितनी अलग हैं? तो असल में एक देश को क्या सुरक्षित रखता है? क्या वो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, या एक मजबूत इकोनॉमी, या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है पारंपरिक सुरक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, पारंपरिक सुरक्षा का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें दुनिया को एक स्टेज की तरह देखा जाता है, जहां मेन एक्टर्स देश हैं और उनका सबसे बड़ा टूल उनकी मिलिट्री फोर्स।
मतलब इस सोच के हिसाब से सबसे बड़ा खतरा हमेशा बॉर्डर के उस पार से ही आता है, किसी दूसरे देश से। तो अगर दुनिया को एक शतरंज का खेल मान ले तो इसके रूल्स क्या हैं? देश खुद को मिलिट्री थ्रेट से बचाने के लिए आखिर कौन सी चालें चलते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई देश दूसरे पर हमले की धमकी देता है ना, तो बात सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं होती। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। उस देश का पूरा वजूद, उसकी अपनी पहचान, अपनी बॉर्डर्स को कंट्रोल करने की ताकत और सबसे जरूरी अपने लोगों की जिंदगियों की हिफाजत। तो ऐसे में किसी भी गवर्नमेंट के पास मोटे तौर पर 3 ही रास्ते बचते हैं। पहला, भाई सरेंडर कर दो, हार मान लो। दूसरा, हमलावर को इतना डराओ कि वो हमला करने की हिम्मत ही ना करे, मतलब उसे बताओ कि जवाबी कार्रवाई बहुत भारी पड़ेगी। और तीसरा, जाहिर है, अपनी रक्षा के लिए लड़ो। और इन तीनों ही रास्तों के नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू होती है। डराने और लड़ने दोनों के लिए चाहिए एक ताकतवर सेना, लेकिन एक बड़ी सेना को बनाए रखना, अरे वो तो अनबिलीवेबली महंगा होता है। ये एक ऐसा आर्थिक बोझ है जो किसी भी देश के सारे रिसोर्सेज खत्म कर सकता है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए देश अक्सर 2 मेन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पहला है शक्ति संतुलन, यानी खुद को इतना पावरफुल बना लो कि कोई दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरा रास्ता है गठबंधन बनाना, यानी कई देश मिलकर किसी एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए एक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। ये जो गठबंधन होते हैं ना, ये कोई पक्की दोस्ती नहीं होती, ये तो मतलब की यारी हैं। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं जो बस तब तक चलती हैं जब तक दोनों पार्टियों के नेशनल इंटरेस्ट्स मैच करते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट्स बदले, गठबंधन भी टूट जाते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। 1980 के दशक में, चलिए, अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। ठीक, अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए सिर्फ 2 दशक, 2001 में 9/11 हमले के बाद हालात ऐसे पलटे कि अमेरिका ने उन्हीं ग्रुप्स पर हमला कर दिया। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं हो। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बाहरी खतरों की, जो बॉर्डर के पार से आते हैं। लेकिन सिक्योरिटी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरे देश की सेना से हो ही ना? ये एक ऐसा सवाल है जो पारंपरिक सुरक्षा की पूरी फाउंडेशन को हिलाकर रख देता है। क्या होगा अगर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर ही बैठा हो? ये नंबर देखिए, 95%। बस ये एक आंकड़ा पारंपरिक सुरक्षा की पूरी कहानी को पलट सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये 95% है क्या? 95%, जी हाँ। पिछले कुछ दशकों में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, उनमें से ज्यादातर 2 देशों के बीच नहीं बल्कि एक ही देश के भीतर लड़े गए हैं। मतलब सिविल वॉर्स, अलगाववादी आंदोलन, यही आज के जमाने की असली कड़वी सच्चाई है। ये चार्ट देखिए, ये ट्रेंड बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सिविल वॉर्स की संख्या में आप यकीन नहीं करेंगे 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप में शांति थी, वहीं एशिया और अफ्रीका के कई नए नए आज़ाद हुए देशों को अपनी ही सीमाओं के अंदर बहुत मुश्किल लड़ाइयां लड़नी पड़ी। और ये जो अंदरूनी खतरे हैं ना, ये कई शक्लों में सामने आते हैं। कभी कोई ग्रुप एक अलग देश बनाने की मांग करता है, तो कभी 2 गुट आपस में ही सरकार पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगते हैं। और तो और अक्सर पड़ोसी देश भी इन लड़ाइयों में घी डालने का काम करते हैं, जिससे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। तो नतीजा ये है कि दुनिया के कई देशों के लिए बाहरी और अंदरूनी खतरे के बीच की जो लाइन है ना, वो लगभग मिट चुकी है। एक पड़ोसी देश बड़े आराम से किसी विद्रोही ग्रुप को भड़का सकता है और देखते ही देखते घर की एक छोटी सी चिंगारी एक इंटरनेशनल आग बन जाती है। चलिए अब वापस इंटरनेशनल स्टेज पर चलते हैं और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग बल्कि पैराडॉक्सिकल आइडिया को समझते हैं कि कैसे जानी दुश्मन भी शेयर्ड डेंजर्स को मैनेज करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, पर देखिए, कट्टर से कट्टर दुश्मन भी मानते हैं कि खेल के कुछ नियम तो होने ही चाहिए, जैसे निरस्त्रीकरण। इसका मतलब है कुछ खास तरह के हथियारों को पूरी तरह खत्म कर देना, जैसे 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स पर बैन लगा। फिर आता है शस्त्र नियंत्रण, मतलब हथियारों की गिनती या टाइप को लिमिट करना, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
और फिर होते हैं विश्वास बहाली के उपाय, जिसमें देश एक दूसरे को मिलिट्री इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं पारंपरिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट के दिल में छिपे एक गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। पारंपरिक सुरक्षा कहती है कि जिस मिलिट्री फोर्स से हमें डरना है, वही मिलिट्री फोर्स हमारी रक्षक भी है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जिसे हर देश को बहुत बहुत संभल कर चलाना पड़ता है। तो सवाल यही उठता है, आज के जमाने में सिक्योरिटी का असली मतलब क्या है? और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब सच में हमारी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। अच्छा, तो सिक्योरिटी को देखने के ना मोटे तौर पर दो नजरिए हैं। एक है पारंपरिक सोच, जो मानती है कि खतरा सिर्फ फौजी हमले का होता है और सुरक्षा का मतलब है देश और उसकी सीमाओं को बचाना। लेकिन अब एक नई सोच उभर कर आई है, गैर पारंपरिक सोच। ये कहती है कि असली खतरे तो गरीबी, बीमारियां और क्लाइमेट चेंज है। और यहाँ फोकस देश पर नहीं, बल्कि हम सब पर है, आम इंसानों पर। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है ये समझना कि सुरक्षा की परिभाषा आखिर बदल कैसे गई। हम देखेंगे कि ये फोकस देशों से हटकर हम जैसे आम लोगों पर कैसे और क्यों शिफ्ट हुआ। और इस बदलाव के दिल में है मानव सुरक्षा का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। हर एक इंसान को उन खतरों से बचाना जो उसकी जिंदगी, उसकी डिग्निटी यानी सम्मान और उसकी रोजी रोटी के लिए खतरा हैं। इसके दो बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला, भय से मुक्ति यानी मारकाट हिंसा से सुरक्षा, और दूसरा अभाव से मुक्ति, मतलब भुखमरी और बीमारी जैसी चीजों से आजादी। अब बात करते हैं उन खतरों की जिन्हें कोई सेना या तोप नहीं रोक सकती। ये वो गैर पारंपरिक खतरे हैं जो आज के दौर की शायद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा खतरा है आतंकवाद। देखिए, ये सिर्फ कोई हिंसा की घटना नहीं है, ये एक तरह का पॉलिटिकल हथियार है जो डर और दहशत फैलाता है। 9/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया कि ये खतरा कितना बड़ा, कितना ग्लोबल है। और सच तो ये है कि इससे कोई भी देश पूरी तरह महफूज नहीं है। फिर आती है ग्लोबल पॉवर्टी की कड़वी सच्चाई। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अमीर और गरीब देशों के बीच हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स में जो ये गहरी खाई है ना, ये दुनिया में अस्थिरता पैदा करती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के ज्यादातर जो सशस्त्र संघर्ष हैं वो सबसे गरीब इलाकों में ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन खतरों का सामना करते हैं जिन्हें फैलने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं होती। सार्स से लेकर बर्ड फ्लू, एबोला और फिर कोरोना तक, इन महामारियों ने हमें बार बार ये दिखाया है कि दुनिया के एक कोने में शुरू हुई बीमारी कितनी तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। तो बात साफ है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो या कोई पैंडेमिक, इन ग्लोबल खतरों के सामने किसी भी देश की सीमाएं, उसके बॉर्डर्स पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों से नहीं लड़ सकता, इम्पॉसिबल है। तो जब समस्याएं ग्लोबल हैं तो जाहिर है समाधान भी तो ग्लोबल ही होंगे ना। और यहीं पर सहकारी सुरक्षा मतलब मिलकर काम करने की जरूरत सामने आती है। सहकारी सुरक्षा को एक टीम गेम की तरह समझिए। इसमें UN और WHO जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लॉज जैसे रूल्स ऑफ द गेम हैं, और रेड क्रॉस जैसे NGOs हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है जहां हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाता है। अच्छा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ थ्योरी में न रखकर चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए हम भारत की मल्टी फेसेटेड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ मिलिट्री पावर पर ही नहीं टिकी है, ये एक 4 आयामी अप्रोच है। पहला, सैन्य शक्ति, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तीसरा, देश के अंदर की चुनौतियों से निपटना, और चौथा, आर्थिक विकास। ये चारों पिलर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर देश की ओवरऑल सिक्योरिटी को पक्का करते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो मिलिट्री फ्रंट पर भारत ने युद्धों का जवाब दिया है और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी डेवलप की है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत हमेशा से UN पीस कीपिंग और निरस्त्रीकरण का एक बड़ा सपोर्टर रहा है। देश के अंदर नागालैंड से लेकर कश्मीर तक चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए गरीबी कम करना भी भारत के लिए एक कोर सिक्योरिटी गोल है।
तो मॉडर्न सिक्योरिटी के इस पूरे लैंडस्केप को समझने के बाद अब ये सोचने का वक्त है कि इसका हमारे शेयर्ड फ्यूचर, हमारे साझे भविष्य के लिए क्या मतलब है। और मैं आपको बस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। सोचिए, जब खतरे ग्लोबल हैं जिन्हें कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता, तो क्या कोई भी देश, कोई भी नेशन सच में अकेले सुरक्षित रह सकता है? तो अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये मटेरियल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं, व्हाई, हाउ, एविडेंस और इम्पैक्ट के साथ। आपकी एक शेयर किसी और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए।